स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका केआर डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। मैं मुकेश चौधरी इंग्लिश टीचर हूं और सबसे पहले तो आज हम एयरफोर्स और नेवी के सिलेबस की चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद में एक टॉपिक लेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो फिलहाल जो 10th और 12th के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके अंदर जो ग्रामेटिकल इंग्लिश है, जो कंपटीशन में आने वाली इंग्लिश है, वो बहुत ही कम आ रही है। तो एक तो हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमको उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना, हमको एक नए सिरे से चालू करना है। तो 12th के बाद में जब हम नए सिरे से चालू करते हैं कंपटीशन की इंग्लिश, तो हम स्टूडेंट्स थोड़ा सा हैरेस होता है, थोड़ा सा परेशान होता है कि ये क्या क्या चीज़ें आ गई। तो मेरी आपको एडवाइस है कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी हम कोई चीज़ शुरुआत के अंदर देखते हैं तो नो डाउट हमको दिक्कत आती है, लेकिन ये दिक्कत हमेशा नहीं रहती है। हम जैसे ही चीज़ों को करने लगते हैं तो चीज़ें सोल्व होने लगती हैं और जब एक बार चीज़ पूरी हो जाती है और जब हम दोबारा करते हैं तो उसमें हमारा बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन पहली बार हम चालू किस तरीके से करें और इस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कोई ट्रेन कहाँ से चली और कहाँ जाएगी, और अगर हम ऐसी ट्रेन में बैठे हुए हैं कि हमको यही नहीं पता कि ट्रेन कहाँ जाएगी, तो पता नहीं वो हमको कहाँ पर ले जा करके छोड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, जो आपका सिलेबस है उसको आप अच्छी तरीके से समझ लो, ये बेहद इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए। तो अगर हम इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो ये आपकी इंग्लिश ग्रामर, ये जो इंग्लिश ग्रामर है ये 3 तरीके से बटी हुई है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये 3 तरीके क्या क्या हैं वो देख लो आप। इसमें सबसे पहले आता है अप्लाइड ग्रामर। अप्लाइड ग्रामर, अप्लाइड ग्रामर में क्या क्या होता है, इसके अंदर अप्लाइड का मतलब होता है रिजिडली, मतलब प्योर ग्रामर। और इसके अंदर आता है सबसे पहले, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। दूसरा इसमें टॉपिक है वो है टेंस। तीसरा इसका टॉपिक है वॉइस। चौथा इसका टॉपिक है नरेशन। और 5वां इसका टॉपिक है आर्टिकल्स। और इसमें और इसी तरीके ग्रामर है। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट आता है आपके अप्लाइड ग्रामर के अंदर। जो सेकंड पार्ट है वो आपके अंडरस्टैंडिंग पर बेस करता है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि हम इन क्वेश्चन का जवाब ग्रामेटिकल तौर पर नहीं दे सकते, हम समझ के आधार पर, हमारी आईक्यू के आधार पर, हमारी प्रैक्टिस के आधार पर ये इस सेकंड पार्ट का जवाब दिया जाता है। और इसमें एक है PQRS, या इसको हम जम्बल्ड सेंटेंस भी बोलते हैं, जम्बल्ड सेंटेंस। और दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पैसेज। ये इसके 2 पार्ट हैं। और जो तीसरा पार्ट है वो है आपके वोकैब का। और वोकैब के अंदर क्या क्या है, सबसे पहले तो जो वर्ड्स हैं इनकी देखो, नंबर दूसरे पर सिनोनिम्स, सिनोनिम्स, नंबर 3rd पर एंटोनिम्स, और नंबर 4th के ऊपर आता है ईडियम। ईडियम, ये आपका सिलेबस है। कोई स्टूडेंट ये सोचे कि मैं ग्रामर को तैयार करके और एग्जाम पास कर लूँगा, तो मेरी आपको सलाह है ऐसे नहीं हो सकता। तो अब हम इनको और थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। ये एक नया टॉपिक है आपके लिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें पार्ट्स का मतलब होता है जितने भागों में हम तोड़ते हैं किसी चीज़ को तो उसके टुकड़े बन जाते हैं, अंग बन जाते हैं। तो ये तो है अंग ऑफ स्पीच, यानी स्पीच। यहाँ पर स्पीच का अर्थ है एक सेंटेंस। यहाँ पर स्पीच का अर्थ है सेंटेंस।
सेंटेंस यानी सेंटेंस है उसके कितने पार्ट्स हो सकते हैं, वो कितने भागों में डिवाइडेड होता है। तो ये 8 भागों में डिवाइडेड होता है और इसके 8 भाग हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और सबसे लास्ट में आता है इंटरजेक्शन। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पार्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको मैं अगर इंग्लिश की आत्मा कहूँ ग्रामर की तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दिस इट इज़ द सोल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। और उसके बाद में आपके टेंस रहे, टेंसों से आप सब लोग परिचित हो, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, लेकिन कंपटीशन के जो टेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्लाइटली डिफरेंट आते हैं। उसके अंदर ता है, ती है, ते है से काम नहीं चलता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आपको समझनी पड़ती हैं। तो ये जो 2 पार्ट हैं, ये 2 पार्ट बेहद इंपॉर्टेंट हैं। फिर जैसे वॉइस है और नरेशन है, तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना और पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाना, दोनों तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। और ये है नरेशन, नरेशन में भी इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और एक है आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स या आजकल इसको मॉडर्न ग्रामर में डिटरमिनर्स में शामिल कर लिया गया है। अगर आप अच्छी ग्रामर देखो तो आर्टिकल्स टॉपिक खत्म हो गया है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और ये टॉपिक चला गया डिटरमिनर्स के अंदर। अब इसमें और छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे आपकी डिग्रीज हैं वो भी इसी के अंदर आती हैं, और बाकी की भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, नाउन से संबंधित हैं, प्रोनाउन से संबंधित हैं, ये सारी चीज़ें। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट और टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो भी इसी के अंदर आता है, जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, SVA। यानी जैसा सब्जेक्ट होगा वर्ब भी उसी तरीके से होगी। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। लेकिन ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सिंपल है, लेकिन हकीकत में ये ऐसा है नहीं, इसमें काफ़ी आगे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आती हैं। तो इसका हम अध्ययन सेपरेट रूप से करेंगे, डिटेल से करेंगे, और ये बहुत शानदार टॉपिक है। अगर ये पार्ट आपका क्लियर है तो आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। और जो नंबर 2 है अंडरस्टैंडिंग वाला जो पार्ट है, इसमें एक टॉपिक है जम्बल्ड सेंटेंस, जिसको PQRS कहते हैं, और दूसरा है पैसेज। जम्बल्ड सेंटेंस क्या होते हैं? जम्बल्ड का मतलब होता है तीतर बीतर तरीके से जचे होना। जैसे इसमें क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है, फिर 2, 3, 4 और 5 और 6। अब पहले नंबर का सेंटेंस और 1 नंबर का सेंटेंस तो फिक्स है, और ये जो या तो इसका ये नंबरिंग आती है या इसकी ये नंबरिंग आती है। अब ये सेंटेंस ये पूरे का पूरा एक छोटा सा एक पैराग्राफ ही होता है, बहुत छोटा सा, और ये लॉजिकली जुड़ा हुआ रहता है एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से। तो इसको हम सही फिट बैठाते हैं। जैसे मान लो 1 के बाद में 3 आना चाहिए, 3 के बाद में जैसे 5 आना चाहिए, 5 के बाद में 2 आना चाहिए, और 2 के बाद में 4 आना चाहिए। ये सेंटेंस हम क्रम से जचाते हैं। तो इसमें ग्रामर का कोई रोल नहीं है, इसमें खेल है, टीचर का खेल है कि टीचर स्टूडेंटों को समझाए कि ये लॉजिकली किस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं, और इसकी जितनी प्रैक्टिस की जाए उतना ही ये क्वेश्चन सही होते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इसमें ग्रामर का कोई काम नहीं है। ओके, अब ये जो पैसेज है, तो अनसिन पैसेज हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। पैसेज उसी स्टूडेंट के ठीक होते हैं जिस स्टूडेंट की वोकेबुलरी अच्छी होती है और प्राइमरी लेवल की ग्रामर। अगर ये 2 चीज़ें हैं तो ये बहुत आसानी से हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी दूं। ये जो पैसेज हैं, ये एक बुक है, इंग्लिश की ग्रामर है, और उसका राइटर है कोई साउथ इंडियन है, हैदराबाद का। उस ग्रामर की बुक में से मैंने ये देखा है कि जो लास्ट पेपर हुआ था उसके अंदर, और इसके जो पहले भी पेपर हो रहे थे उसके अंदर भी उस बुक से सीधे सीधे पैसेज आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और हम स्टूडेंटों को ये बहुत आसानी से करवाते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट या तो ये है, और दूसरे नंबर पर वोकैब है। वोकैब का मतलब होता है आपकी वोकेबुलरी,
और वोकेबुलरी में जो क्या क्या आते हैं, एक तो आते हैं वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब जो डेली जो मीनिंग हम तैयार करते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। फिर है इसके अंदर सिनोनिम्स। सिनोनिम्स को हिंदी में कहते हैं समानार्थी। जैसे मैं कहूं आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, और दूसरा सेंटेंस मैं बोलूं कि आई एम प्लीज्ड, तो इन दोनों सेंटेंसों का एक ही मतलब है, कोई डिफरेंस इसमें है नहीं, तो इनको बोलते हैं समानार्थी। जैसे मैं आपको और बताऊं, जैसे वाटर को हिंदी में जल कहते हैं। अब जल का समानार्थी हिंदी में क्या है, जैसे नीर। तो इस तरीके से ये समानार्थी वर्ड हैं। फिर है एक है इसके अंदर टॉपिक एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब विरुद्ध। जैसे फ्रेंड का विरुद्ध होता है एनिमी, तो एनिमी और फ्रेंड में तो बहुत फर्क है ना। एक तो एनिमी है और उसके जस्ट अपोजिट फ्रेंड है। तो ये वर्ड इसमें तैयार किए जाते हैं। और लास्ट सबसे अंत में आता है ईडियम्स। ईडियम्स को हिंदी में कहते हैं कहावत। कहावत, ये कहावतें होती हैं, और कहावतें हिंदी में भी होती हैं, इंग्लिश में भी होती हैं और दूसरी भाषाओं में भी होती हैं। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसकी मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको जानकारी दूं। मेरे पास में एक स्टूडेंट आया कि सर मेरे 5000 ईडियम्स तैयार हैं और एग्जाम के अंदर एक भी ईडियम नहीं आया। तो बोले मैं क्या करूं और ये क्यों नहीं आया। तो मैं आपको उस बात का जवाब दे रहा हूं कि उसने कहां गलती की। उसने पूरी मेहनत की, वो एक सिंसियर स्टूडेंट था, लेकिन उसने 5000 जो तैयार किए उसमें एक भी क्वेश्चन उसका नहीं आया। तो इसमें गलती क्या है कि देखो स्टूडेंट्स, बात एकदम स्पष्ट है। एयरफोर्स और नेवी एक एग्जाम है। जैसे मैं दूसरे एग्जाम्स की बात करूं, जैसे एसएससी एक एग्जाम है। एक बैंक का एग्जाम होता है, बैंक पीओ का, वो दूसरा एग्जाम है। एक कैट का एग्जाम, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें एमबीए करवाते हैं, वो एक अलग एग्जाम है। आरएस एक अलग एग्जाम है। आईएएस एक अलग एग्जाम है। तो इन सब एग्जाम्स का एक पैटर्न होता है, एक क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है कि ये इन बच्चों को इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाएं और उन बच्चों को उस तरीके के क्वेश्चन दिए जाएं। तो ये इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अगर एयरफोर्स और नेवी के क्वेश्चन पेपर मिलते नहीं हैं जनरली, लेकिन हमारे पास में 10 to 15 ईयर्स के अवेलेबल हैं। हम स्टूडेंटों से क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं, उनको इकट्ठे करते हैं और फिर उनको हम काम में लेते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ें देखते हैं, ये भी देखते हैं और ये भी देखते हैं। तो इनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमने एक लिस्ट तैयार कर रखी है ईडियम्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की, यहाँ अपने डिफेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। तो हमने ये देखा कि हमने कर रखे हैं केवल 2000 और इस स्टूडेंट ने किए 5000। इस 2000 में ही हमारे ये सारे की सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये हमने बहुत सेलेक्टिव होकर के और ये काम किया है, इस वजह से इसमें से डायरेक्ट आ जाते हैं। अब जैसे तुम क्या कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि जो न्यूज़पेपर्स हैं इंग्लिश के, जैसे द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इनमें क्या होता है कि डे टू डे के जो ईडियम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, ये वर्ड्स काम में लेते रहते हैं। तो उससे ये पता चलता है कि ये कॉमन आदमी पढ़ता है, अखबार तो कोई भी पढ़ सकता है। तो ये ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ये आपकी वहाँ से उठाई जाती हैं और हम वहाँ से भी इनका सिलेक्शन करते हैं और जो पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी सिलेक्शन इनका करते हैं, इन वर्ड्स का। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप जो एयरफोर्स और नेवी है अपनी, एयरफोर्स और नेवी, हमारा स्टैंडर्ड है फिलहाल ये, तो आप इस स्टैंडर्ड से बाहर न जाएं। अगर आप इस स्टैंडर्ड से बाहर चले गए, जैसे आपने एसएससी लेवल के सिनोनिम्स या बैंक पीओ लेवल के सिलेबस, ये आपने उसके इडियम्स और वो कर लिए आपने तैयार सिनोनिम्स, तो अब आप ये सोच रहे हो कि ये एयरफोर्स और नेवी के अंदर आएंगे, ये कभी नहीं आएंगे एयरफोर्स और नेवी के अंदर, क्योंकि वो अलग स्टैंडर्ड है, ये हमारा अलग स्टैंडर्ड है।
और जब ये सारी चीज़ें तैयार होंगी तो जो पैसेज है, मैं एक बहुत अच्छी टेक्निक बता रहा हूँ आज आपको पैसेज करने की, कि ये पैसेज कैसे हल होता है। पैसेज ऐसा आता है कि हम इसको पहले से देखे हुए नहीं रहते हैं, ये अचानक से आता है और हमें इसके क्वेश्चन हल करने पड़ते हैं। तो अगर जिस स्टूडेंट के ये वोकेबुलरी तैयार होगी तो उसका पैसेज भी उतने अच्छे तरीके से तैयार होगा, क्योंकि ये हमको समझना पड़ता है और फिर उसके जवाब देना होता है। और इसमें टाइमिंग का बड़ा खेल है, एग्जाम के अंदर टाइम बहुत कम मिलता है, तो पैसेज मुश्किल से एक बार ही समझना पड़ता है और फिर हमें उसका जवाब देना पड़ता है। तो ये वोकैब के ऊपर डिपेंड करता है, और ये भी कुछ कुछ वोकैब पर डिपेंड करता है, क्योंकि सेंटेंस इसमें दिए हुए रहते हैं। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको और बता दूं कि जो PQRS के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ज़्यादातर कोई साइंस का टॉपिक होता है, क्योंकि साइंस का, आर्ट का टॉपिक लॉजिकली नहीं चलता है, लेकिन साइंस का टॉपिक बेहद लॉजिकली चलता है। तो अगर साइंस की वोकेबुलरी हमको याद नहीं होगी तो हम इनका जवाब नहीं दे सकते। तो स्टूडेंट्स, आपकी वोकैब बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा बात बता देता हूं। एक एग्जाम होता है आईलेट। ये एग्जाम मतलब आपने जैसे 12th इंडिया से कर ली, अब आप अमेरिका और ब्रिटेन में जाकर के एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एक टेस्ट देना पड़ता है जिसको आईलेट, और एक और है दूसरा टोफेल। ये टेस्ट देने पड़ते हैं आपको, और जब वो इंग्लिश जांचते हैं कि आपकी इंग्लिश का स्टैंडर्ड कितना है। जो स्टूडेंट इनको पास कर लेता है उनको यूरोप में पढ़ने की सुविधा दी जाती है, चाहे आप कितने इंटेलिजेंट हो। और अगर आपने ये टेस्ट पास नहीं किया तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन नहीं मिलेगा। और इसमें क्या होता है, ये ऑनलाइन टेस्ट होता है, और पैसेज होता है वो केवल एक बार सुनने के लिए दिया जाता है स्टूडेंट को, लिखा हुआ नहीं रहता है सामने। स्टूडेंट ने पैसेज सुन लिया, अब सामने क्वेश्चन आ जाते हैं और क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है, और दोबारा आप न तो उसको सुन सकते हो पैसेज को और न देख सकते हो। तो वहां पर बहुत ही हार्डली इन चीजों की एग्जाम होती है, क्योंकि वर्ड्स अगर आपके समझ में आ रहे हैं तो आपका पैसेज एक बार सुनते समझ में आ जाता है, अदरवाइज नहीं आता। तो स्टूडेंट्स, आपकी तो बहुत अच्छी बात है कि आपका पैसेज तो बिल्कुल सामने रहता है, आप उसको एक बार भी पढ़ सकते हो, 2 बार भी पढ़ सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स हमको ये बताते हैं, और हमको भी ये बात भली भांति अच्छे से परिचित है हम इस चीज़ से, कि जो पैसेज है इनको करने के लिए टाइमिंग का बड़ा खेल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अगर उनको टाइम मिल जाए तो वो कर जाएं, तो इसमें थोड़ा सा एक्यूरेसी भी रखनी पड़ती है, काम को स्पीडली करना पड़ता है। और ये चीज़ें आपको, अच्छा, इन चीज़ों के लिए कोई बहुत स्पेशल चीज़ नहीं होती है, ये चीज़ें धीरे 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 स्टूडेंट याद करता है। कोई स्टूडेंट ये कहे कि मुझे 1000 ईडियम आज ही याद करने हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उसको पूरे साल भर हम यहाँ पर धीरे धीरे 10-10, शुरुआत में 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, इस तरीके से हम उसको लिस्टिंग देते जाते हैं, और ये जो पोर्शन है फिर ये उसका बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। ग्रामर उसकी करवाई देते हैं, और ये टॉपिक होने के बाद में फिर ये होता है ये टॉपिक। तो ये इसकी एक स्ट्रेटजी है जो आपको मेरे को बतानी थी। आपने ग्रामर की कोई भी किताब खरीद ली, उसमें दुनिया भर की वैसे ही गलती दी हुई होती है। मैं आपको बताऊँ, एक ल्यूसेंट की किताब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और इसमें समझाया हुआ तो बहुत ईजीली है, नो डाउट, मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन इट इज़ फुल ऑफ मिस्टेक्स, इसमें दुनिया भर की गलतियाँ हैं। तो आप इससे थोड़ा सा सावधान रहना। जो हमारी ऑनलाइन क्लासेज, आज ये पहली क्लास है, और आगे धीरे धीरे मैं आपको बताता भी रहूँगा कि पेज नंबर इतने पर ये गलती है। मैंने इनके राइटर को बता दिया है कि आप इसमें सुधार कर लें, लेकिन वो सुधार नहीं करते। अब उसका अपने पास में कोई जवाब नहीं है। तो ये जो टॉपिक हैं, ये जो इंग्लिश का सिलेबस आज आपको समझा है स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में से आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, और उस टॉपिक को मैं आपको समझाता हूं। ओके, ये आप इंडिया का नक्शा देख रहे होंगे, तो आपने सोचा कि ये ऐसे ही बना हुआ है। इंग्लिश में इंडिया के नक्शे का क्या काम है, लेकिन स्टूडेंट्स इसका काम है। और मैं आज आपको आर्टिकल्स में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ
पहली क्लास है। आर्टिकल्स दो भागों में डिवाइडेड होते हैं, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनिट। डेफिनेट और इनडेफिनिट। जो डेफिनेट है इसको आइडेंटिफाइड भी बोलते हैं और जो इनडेफिनिट होता है इसको नॉन आइडेंटिफाइड बोलते हैं। इसको नॉन आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाइड और नॉन आइडेंटिफाइड में क्या फर्क है वो मैं आपको बताता हूं पहले ही। आइडेंटिफाइड जैसे किसी चीज से हम परिचित हैं या नहीं हैं, यह है इसका मतलब। तो आइडेंटिफाइड यानी जैसे आप किसी कंपनी में जाओ, स्कूल में जाओ, तो बच्चों के एक आइडेंटिटी कार्ड लटका हुआ रहता है स्कूल में, उसका नाम रहता है और स्कूल में उसके स्कूल का नंबर रहता है, उसकी क्लास रहती है, ये उसका आइडेंटिफिकेशन कार्ड है। अब मान लेते हैं तो उस जैसे एक आदर्श विद्यालय है और एक विवेकानंद विद्यालय है, तो विवेकानंद के कार्ड अलग हैं, आदर्श के कार्ड अलग हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि आदर्श वाला स्टूडेंट विवेकानंद का स्टूडेंट हो गया, वो विवेकानंद का स्टूडेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसकी स्कूल अलग है और उसकी स्कूल अलग है। इसमें केवल इतना सा खेल है, यानी जिस भी चीज के सामने आप दी का प्रयोग करोगे, इसमें आता है दी और इसमें आता है ए और एन, इसका प्रयोग वहीं पर होगा जो चीज आइडेंटिफाइड होगी, जो चीज परिचित होगी। और मान लेते हैं जैसे तीसरा एक स्टूडेंट और है हमारे पास में, उसके आइडेंटिटी कार्ड लटका हुआ नहीं है, तो जब आइडेंटिटी कार्ड है ही नहीं उसका तो वो हो गया नॉन आइडेंटिफाइड। जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल दूं, घर में हम कुत्ते रखते हैं तो उनको बांध के रखते हैं गले के अंदर, और एक वो कुत्ते होते हैं जो गली के अंदर घूमते रहते हैं। तो जो कुत्ता घर के अंदर बंधा हुआ है उससे हम परिचित रहते हैं कि ये हमारा कुत्ता है, लेकिन क्या गली के कुत्तों को आप कह सकते हो कि ये हमारे कुत्ते हैं? वो तो वैसे ही घूमते रहते हैं, उनका कोई मालिक नहीं होता, वो अपनी खाने की व्यवस्था भी खुद करते हैं, और इस घर के कुत्ते को हम खाने के लिए डालते हैं, ये हमारे साथ रहता है फैमिली मेंबर की तरह। तो जो चीज आइडेंटिफाइड है वो हमारी है, उसके साथ में हमेशा करोगे आप दी का यूज। और जो चीज नॉन आइडेंटिफाइड है, गली के कुत्तों की तरह घूमते रहते हैं, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, पता नहीं कहां कहां घूमते रहते हैं, कोई मालिक नहीं होता, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, तो उन चीजों के लिए हम ए और एन का यूज करते हैं। ये तो बेसिक प्राइमरी बात है, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। जिसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उसके ए एन डी का यूज समझ में आ गया। आप चाहो इसको कि ए का यूज एन का यूज कहाँ कहाँ होता है, रूल्स रट लेते हैं, इसके भी रूल्स रट लेते हैं कि यहाँ यहाँ यूज होता है, वो स्टूडेंट लास्ट में गच्चा खा जाता है। और क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन इतना इजी नहीं आता है, वो तो थोड़ा सा घुमा फिरा करके आता है, लेकिन जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं उसको स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं आती है। तो आज मैं ये जो दी है इसका यूज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि दी का यूज कहां कहां पर होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने एक कहानी बना रखी है और इस कहानी के अंदर जो दी के यूज हैं वो ज़्यादातर आते हैं। कहानी बहुत मज़ेदार है, आप आराम से बैठिए और इस जो लेक्चर है इसको आराम से सुनिए, और इस कहानी को एक बार सुनने के बाद में अच्छे से फिर सुनना और मन में इस चीज़ को देखना कि हाँ, ये मन में उसको दोहरान करना, रिपीटेशन करना, तो ये आप कहानी आपके परमानेंट तैयार हो जाएगी। और मैं दावा करता हूँ कि ये आप कभी नहीं भूलोगे और नहीं कभी आर्टिकल का कोई क्वेश्चन आपका गलत होगा। तो चालू करें हम। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 1 दी के यूज, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूज ऑफ दी, ये है। अब इसमें मैं नंबर 1 लेता हूं। जो दी है ये अपनी खोपड़ी से चालू होता है और अंदर तक जाते जाते हमारे पैर तक चला जाता है। पहला रूल इसका ये है। क्या है पहला रूल? कि बॉडी के अंगों के साथ में हम दी का यूज करते हैं। आओ देखते हैं कैसे। जैसे मैं ये कहूं कि ये मेरी एक फिंगर है, तो मैं कह सकता हूं इट इज ए फिंगर
यानी ये मेरी एक अंगुली है या ये एक अंगुली है। दूसरा देखो, इट इज ए हैंड, ये एक हाथ है, ये एक हाथ है। ये जनरल इंट्रोडक्शन, जब बॉडी के पार्ट्स का हम जनरल इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसमें ए और एन का यूज करते हैं। जैसे और देखो, दिस इज एन ईयर, ये मेरा एक कान है, ये कान है। तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं सीधा कि ये मेरे बॉडी के पार्ट्स क्या क्या हैं। तो जब हम जनरल तौर पर इंट्रोडक्शन देते हैं बॉडी पार्ट्स के तो हम ए और एन का यूज करते हैं। लेकिन इन्हीं बॉडी के पार्ट्स के साथ में अगर कोई दुखद घटना जुड़ जाए, कोई नेगेटिव चीज जुड़ जाए, तो फिर हम दी का यूज करते हैं। और वो कैसे करते हैं देखो। नंबर 4, I hit him in the leg। नंबर 5 है, I punched him on his face। या हमको तो ये भी हो सकता है, लेकिन हमको तो चूंकि दा करना है तो हम दा ही लिखेंगे, ऑन द फेस। वैसे ये भी सही है, दोनों सही हैं, लेकिन हमको दा वाले एग्जाम्पल लेने हैं। अब आप देख रहे हो, यहाँ भी मैंने फेस के पहले दा का यूज किया और यहाँ भी मैंने दा का यूज किया। आई हिट हिम इन द लेग। अभी चाइनीज सोल्जर और इंडियन सोल्जर्स की भिड़ंत हुई थी 4-5 दिन पहले गलवान घाटी के अंदर। तो उसमें क्या हुआ था, जैसे मैं कहूँ आई हिट हिम इन द लेग, कि मैंने उसके पैर को हिट किया, पैर को किसी लकड़ी से या किसी और कोई दूसरी चीज से, या पैर से हमने पैर को पैर से तोड़ दिया। तो पैर को पैर से तोड़ दिया, आई हिट हिम इन द लेग, यानी मैंने उसके लेग के अंदर हिट किया। तो अब देखो आप, यहां पर यूज हुआ दी का। और आई पंच्ड हिम ऑन द फेस, ये जो फेस है, ये जो दी है, यहां पर यूज हुआ फेस से पहले दी। आई पंच्ड हिम ऑन द फेस, मैंने उसके फेस के ऊपर घूंसा मारा। ये है इसके अंदर, दोनों के साथ में दी का यूज किया। क्यों यूज किया? क्योंकि फेस और लेग दोनों घायल हो गए। अब फेस और लेग दोनों घायल हो गए, दोनों के साथ में नेगेटिव चीज जुड़ चुकी है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि जब नेगेटिव चीज जुड़ जाती है तो हम यूज करते हैं दी का, और साधारण तौर पर जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो यूज करते हैं ए और एन का। ये सब बॉडी पार्ट्स के साथ में हैं। और ये एग्जाम्पल इसी साल एयरफोर्स के एग्जाम में आया था, ये आपके 4th नंबर का। तो इस कहानी के अंदर ये पहला रूल मैंने आपको बताया है, और यही इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी के रूल्स हैं, लेकिन वो बहुत लंबे टाइम से चल रहे हैं और उनको सब लोग जानते हैं, तो उसमें से इतना नहीं आता। नए नए यूसेज कैसे कैसे हो रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर। तो ये मेरा पहला यूसेज है। मैं इसको मिटा देता हूं। आप वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक कि पूरी तरीके से समझ नहीं जाओ तब तक आप इसको देखते रहना। जब समझ में आ जाए बंद कर देना। नंबर 2, रूल नंबर 2, मान लेते हैं आप लोग मेरे साथ में हो और मैंने ये तय किया कि चलो आपको घुमाने के लिए ले चलता हूं। और सबसे पहले हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग हिमालय पर घूमने के लिए जाएंगे। ये आपका आ गया हिमालय पहाड़। तो दी का यूज है वो माउंटेन रेंज के साथ में किया जाता है। नंबर 2, माउंटेन रेंज। माउंटेन का अर्थ समझ गए आप, पहाड़, लेकिन रेंज का अर्थ आप अच्छे से नहीं समझे, तो मैं आपको बताता हूं।
कि एक तो होता है पहाड़ इतना सा, जैसे ये 10 किलोमीटर, ये आपका 50 किलोमीटर, ये आपका 100 किलोमीटर। लेकिन रेंज का मतलब होता है कि एक बहुत लंबी श्रृंखला होती है पहाड़ की। और एशिया के अंदर, तो एशिया में क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे लंबी श्रृंखला है तो वो हिमालय की है। तो उन्हीं पहाड़ों के साथ में हम यूज कर सकते हैं जो जिनकी रेंज बहुत लंबी होती है, जिनको सारी दुनिया जानती है। ये भी है इसके अंदर विशेष बात। आप ध्यान देना एक चीज को, अब जो भी यूज आएंगे दी के, उनमें एक चीज कॉमन रहेगी कि वो सारी की सारी चीजें फेमस होनी चाहिए, आइडेंटिफाइड होनी चाहिए, पूरी दुनिया उस चीज को समझनी चाहिए कि हाँ ये चीज ये होती है। अब हिमालय पहाड़ को पूरी वर्ल्ड में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तो उन चीजों के पहले दा का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। दी हिमालयाज, दी आल्प्स, दी रॉकीज, दी एंडीज। मैं आपको और क्लियर लिख देता हूं, ENDIS, एंडीज। ये 4 पहाड़ हैं, ये वर्ल्ड के अंदर सबसे फेमस पहाड़ हैं। ये बहुत लंबी रेंज के हैं। आल्पस है वो यूरोप में पड़ता है, और रॉकीज और एंडीज ये दोनों पहाड़ पड़ते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के अंदर। तो ये जो 4 पहाड़ हैं, इनकी लंबी लंबी श्रृंखलाएं हैं, हजारों किलोमीटर क्षेत्र के अंदर ये फैले हुए हैं। तो उनके पहले हम दी का यूज करते हैं। नंबर 3, नंबर 3, यहां से एक नदी निकली यमुना, और ये बंगाल की खाड़ी में जैसे ये निकली यहां से गंगा, और गंगा यहां पर मिल जाती है और आकर के और यहां पर गिर जाती है। ठीक है, तो हमने ये एरिया देख लिया। फिर हम अब यमुना नदी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। तो जो यमुना है ये रिवर है, तो इसका रिवर्स के साथ में होता है। दूसरा रूल ये है कि रिवर्स के पहले इसका यूज होता है। तो उसमें कौन कौन सी हैं, जैसे वर्ल्ड की सबसे फेमस नदियां आ रही हैं इसमें, जैसे गंगा, दी नाइल, दी अमेज़न, ये नदियां हैं फेमस नदियां। नाइल का मतलब नील नदी, ये जो नील नदी है ना, ये जो अफ्रीका में बहती है वो है। अमेज़न को हिंदी में बोलते हैं अमेजन, और गंगा तुम जानते ही हो। तो इन नदियों के पहले हमने दी का यूज किया, दी का यूज, दी गंगा, दी नाइल, दी अमेज़न। तो बड़ी बड़ी नदियां। अब तुम कहो सर हमारे गांव के पास में एक छोटी सी नदी बहती है, उसके साथ में दी का यूज कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो फेमस नहीं है, दुनिया उसको जानती नहीं, आइडेंटिफाइड नहीं है। यह है उसका रीजन। नंबर 4, अब हम यमुना के साथ साथ आगे चले और हमको एक झील दिखाई दी यहां पर। तो झील के पहले भी यूज होता है, और अभी मैं आपको टीच कर रहा हूं कुचामन सिटी से, और कुचामन के नागौर के अंदर, और इसके पास में बहुत बड़ी झील है सांभर लेक। तो इस लेक से नमक का उत्पादन होता है बहुत बड़ी मात्रा में। तो मैं कह सकता हूं दी सांभर। दूसरी लेक, जैसे इंडिया की मैं ये बात करूं तो जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर के अंदर डल झील है। ऐसे ही एक झील है अपने उड़ीसा के अंदर, स्टेट के अंदर, चिल्का। चिल्का ये भी बहुत फेमस लेक है, वर्ल्ड फेमस लेक है ये तीनों की तीनों ही। और फॉरेन की बात मैं करूं तो जैसे एक लेक है द सुपीरियर लेक्स, द सुपीरियर लेक्स। ये अमेरिका और कनाडा के तट पर बसी हुई हैं, 5 लेक हैं एक साथ। तो इनके साथ में हमने दी का यूज किया। तो जो फेमस झीलें हैं वर्ल्ड फेमस, उनके साथ में फ्रिक्वेंटली दी का यूज करो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने झील देख ली, एक
वहाँ पर एक झील थी छोटी सी, और अब हम आगे बढ़े तो हमको एक फॉरेस्ट दिखाई दिया, बड़ा सा फॉरेस्ट। तो जो बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं उनके साथ में भी दी का यूज होता है, लेकिन चूंकि फॉरेस्ट अब दुनिया में खत्म हो गए हैं दोस्तों, केवल एक फॉरेस्ट बचा है, दी अमेज़न फॉरेस्ट। दी अमेज़न फॉरेस्ट। पहले बहुत फॉरेस्ट थे इस दुनिया के अंदर, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इनको सबको खत्म कर दिया। अब एक बचा है तो उसके साथ में दी का यूज होता है। और ये तो इतना बड़ा फॉरेस्ट है कि इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ये फेफड़ा है, इससे बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन निकलती है। साउथ अमेरिका के अंदर लोकेशन देखना आप, अर्जेंटीना और ब्राजील के अंदर ये पड़ता है, ये फॉरेस्ट है जो। 6 नंबर 7 हमने झील देख ली थी, आगे ये हमने फॉरेस्ट देखा, और फॉरेस्ट के अंदर हमको शाम हो गई। जब शाम हो गई तो हमने डिसीजन किया कि हम रात को यहीं रुकेंगे। शाम हो गई तो टाइम के पहले भी यूज करते हैं, शाम हो गई फॉरेस्ट के अंदर, जैसे इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग। ये दो फ्रेज है, इन द इवनिंग और इन द मॉर्निंग। लेकिन स्टूडेंट्स आप ये कभी भी मत करना कि इन द नाइट, इसमें यह है राज की बात, यह गलत है। इन द नाइट कभी यूज मत करना। किसका यूज करते हैं? या तो करते हैं एट का, या करते हैं ड्यूरिंग का, DURING, ड्यूरिंग नाइट या ड्यूरिंग डे, ड्यूरिंग का तो दोनों के साथ में होता है, लेकिन एट का यूज केवल नाइट के साथ में होता है। और ये इसमें सबसे पहले बॉडी पार्ट्स का सबसे इंपॉर्टेंट था, और दूसरा इसमें ये इंपॉर्टेंट है, एट नाइट, ड्यूरिंग नाइट, ड्यूरिंग डे। एट डे नहीं होता, यानी एट का यूज डे के साथ नहीं होता, इसके साथ होता है। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, शाम हो गई तो तुमने गाना बजाना चालू कर दिया, सारे लोग बैठ गए एक पहाड़ की तलैटी के अंदर, और जब गाना बजाना चालू कर दिया तो कोई गाना गा रहा है अपनी भाषा का, कोई थाली बजा रहा है, कोई पूंगी बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है। सारे लोगों ने अपना बजाना चालू कर दिया और दमादम मस्त कैलेंडर चल पड़ा। तो इंस्ट्रूमेंट जो बजा रहे हैं उनके पहले हम दी का यूज किस तरीके से करते हैं वो जरा देख लो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे देखो, द पियानो, द गिटार, द तबला, इन तीनों के साथ में मैंने दी का यूज किया। एक बात और ध्यान रखना, एक म्यूजिक होता है जाज, इसकी स्पेलिंग होती है JAZZ, जाज म्यूजिक। इस जाज में क्या होता है, ये ऊपर वाले जो 3 इंस्ट्रूमेंट हैं और भी बहुत सारे हैं, जैसे सितार है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी वॉइस अच्छी आती है और ये क्लासिकल म्यूजिक के अंदर काम में आते हैं। लेकिन जाज म्यूजिक के अंदर क्या होता है, इसमें होता है पॉप म्यूजिक, पॉप म्यूजिक। तो पॉप म्यूजिक जो होता है इसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें ध्वनि आती है कर्कश और बहुत तेज आवाज आती है ऐसे इंस्ट्रूमेंट से। तो उनके साथ में पॉप म्यूजिक रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट हैं इनके साथ में दी का प्रयोग नहीं होता। आपने देख लिया, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट देख लिए, जाज इंस्ट्रूमेंट देख लिए। अब इसमें एक विशेष बात, नंबर 3 इंपॉर्टेंट बात आप देखो, इसमें से मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा कि क्या इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में हमेशा ही दी का यूज होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही दी का यूज होता है। देखो, आई bought, I sold,
आई गिफ्टेड ए पियानो। और दूसरा सेंटेंस है आई एम प्लेइंग ऑन द पियानो। अगर ये वर्ब आ जाएं बोट, सोल्ड और गिफ्टेड, जैसे हमने बेचा, हमने खरीदा और हमने किसी को गिफ्ट में दिया पियानो, तो हम यूज करेंगे ए का। और अगर हमने उसको बजाना चालू कर दिया, आई एम प्लेइंग ऑन, प्ले ऑन का मतलब होता है बजाना, जैसे हारमोनियम बजाना। तो वैसे बजाने को तुम बहुत अच्छे से समझते हो। जब तुम बजाओ किसी इंस्ट्रूमेंट को तो उसके साथ में दी का यूज कर देना, ये है इसका में विशेष बात। और ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी जब तुम किसी चीज को बजाओ तो दी चिपका दो। ये रही बजाने की बात। अब आगे देखते हैं, ये नंबरिंग आप देख लेना, दीज आर नॉट सो इंपॉर्टेंट। अब हम रात को खाना खाया पार्टी के बाद में, और खाना खा करके और हम लोग सब लेट गए। जब लेट गए तो हमने आकाश की तरफ देखा, तो आकाश में बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही थी, और ये सारी चीजें हैं, ये क्रिएटेड बाय गॉड हैं, यानी ईश्वर ने इनकी रचना रची। तो स्टूडेंट्स, जो चीजें ईश्वर ने बनाई, उन सब चीजों को पहले दी का यूज होता है। यह है रूल इसके अंदर। और क्या दिखा रहा है आज को सोए तो ऊपर, जैसे द स्टार्स, जैसे द मून, जैसे द सन, जैसे द अर्थ, जैसे द एयर, जैसे द स्काई, जैसे द एटमॉस्फेयर, ये सारी चीजें, इन सभी चीजों के साथ में हमने दी का यूज किया। इन्हीं सब चीजों के साथ में हमने दी का यूज किया, यानी ऊपर जो भी चीजें हैं, और ये पृथ्वी भी है, ग्रह, उपग्रह जो गॉड के द्वारा क्रिएटेड हैं, इन सब के साथ में दी का यूज होता है। अब इसमें मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूं कि ये जो स्काई है, इसका प्लूरल स्काईज होता है। विशेष बात, आप लोग सोचोगे कि दुनिया में आकाश तो एक ही है। नहीं, दुनिया में आकाश एक नहीं है, एक है लेकिन अनेक भी हैं। अनेक कैसे हैं? जैसे अभी भारत और चाइना के बीच में टेंशन है, और मान लो हमने उसके आकाश के अंदर हमारा एरोप्लेन भेज दिया, तो वो उसको तुरंत मार गिरा देगा। उसने हमारे आकाश में एरोप्लेन भेज दिया तो हम मार गिरा देंगे। तो उसका आकाश उसकी धरती के ऊपर है, हमारा आकाश हमारी धरती के ऊपर है। तो जब हम बांटने के सेंस में देखते हैं आकाश को, तो स्काईज हो जाता है। और जैसा कि हम अखबारों के अंदर, अखबार तो क्या करेंगे, बुक्स के अंदर जैसे बाइबल है, गीता है, सभी चीज़ों में पढ़ते हैं, गॉड होता है एक सबसे सुप्रीम, और वो सबसे ऊपर होता है। तो स्टूडेंट्स, गॉड के साथ में दी का यूज नहीं होता। एक तो ये बात, और दूसरा तुम देखना बुक्स के अंदर छोटा गॉड भी लिखा हुआ मिलता है। तो ये जो गॉड है, ये देवता छोटे छोटे हैं, ये सबसे सुप्रीम। और ये जो छोटे देवता हैं, जब हम इनको ही अपना गॉड मान लेते हैं, जैसे मान लो कोई लोक देवता है, अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, आप नाराज हो जाएंगे। बहुत सारे देवता, यहां तो 84,000 करोड़ देवी देवता हैं, सुन लो बात। तो ये जो 84,000 करोड़ हैं, ये इसमें आते हैं, और इसका प्लूरल भी बन जाता है। लेकिन जो सबसे सुप्रीम है, उसका न तो प्लूरल बनता है, और इनमें इसका भी अर्थ होता है जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। जनरेटर पैदा करने वाला, ऑपरेटर चलाने वाला, और डी का मतलब डिस्ट्रॉयर खत्म करने वाला। तो ये सबसे सुप्रीम गॉड होता है। इसके साथ में इस तरीके से दा का यूज बिल्कुल नहीं होता। लेकिन तुम कहते हो सर ऐसा बिल्कुल नहीं है क्या कि दी का यूज हो ही नहीं सकता है? तो माय स्टूडेंट्स, हो सकता है। उसमें फ्रेंड्स एक शर्त है
कि हम कोई ना कोई एडजेक्टिव लगाएंगे, जैसे दी ऑल माइटी गॉड। यह है ऑल माइटी का मतलब सबसे ताकतवर, सबसे ज्यादा ताकत से भरा हुआ, पूरी दुनिया के उसके मुट्ठी के अंदर है, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड उसकी मुट्ठी में है, वो ऑल माइटी है। और आप देखना बुक्स के अंदर ये बड़ा ए लिखा हुआ आता है हमेशा, ये भी छोटा नहीं होता है, चाहे तुम कहीं भी इस सेंटेंस को यूज में लो, ए हमेशा बड़ा लिखो और जी तो बड़ा आएगा ही आएगा। इस सेंस में हम दी का यूज कर सकते हैं। ओके, ये हमने रात को सोते टाइम में ये चीजें देखी, तो हमने सबके साथ में दी लगा दिया। सुबह उठे और उठने के बाद में सब फ्रेश व्रेश हो करके अपना बैग वैग लगा के पीछे, और फिर हम आगे के लिए निकल लिए। तो हम यमुना के साथ निकल रहे हैं, तो यमुना जाती है दिल्ली में से, तो आपने कहा कि सर दिल्ली भी घूम करके आएंगे, तो मैंने कहा चलो भाई दिल्ली चलते हैं। और दिल्ली घूमने के लिए हम घुस गए दिल्ली के अंदर। और कहाँ घुसे? हम यमुना के साथ आ रहे हैं, तो यमुना के तट के ऊपर है रेड फोर्ट। क्या है? रेड फोर्ट। तो अब आप देखो, ये 12 या 13 नंबर का है, नंबरिंग आप देख लेना। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स यानी ऐतिहासिक इमारतों के साथ में हम दी का यूज करते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट इसको इस तरीके से याद करते हैं, ये गलत बात है। फेमस, इसके साथ एक वर्ड और आना चाहिए, फेमस। अब हुआ हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जैसे यहां पर कोई छोटा सा किला है गांव के पास में, और तुम पूछो कि सर इस किले के साथ में हम दी का यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये चीजें हैं वर्ड फेमस। मैं आपको सारी चीज बता रहा हूं, इस कहानी में जो भी चल रहा है वो सारी फेमस हैं, आइडेंटिफाइड हैं, सब लोग जानते हैं। भाई तेरे गांव के किले को कौन जानेगा? रेड फोर्ट को जानेगी दुनिया। तो जो बड़े फोर्ट हैं, जो फेमस फोर्ट हैं, या फेमस कोई भी बिल्डिंग है, उन सब के साथ में दी का यूज होता है। तो जैसे दी रेड फोर्ट, जैसे दी ताज, जैसे दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना की जो दीवार है उसके बारे में तो यहां तक कहते हैं कि वो तो चंद्रमा से भी दिखती है। कभी चंद्रमा पर जा करके देखना दिखती है कि नहीं दिखती है। तो जैसे एक और मेरे को बहुत अच्छी लगती है, जो पीसा की मीनार, इटली के अंदर एक मीनार है, बहुत जोरदार मीनार है ऊपर, और वो झुकी हुई है, थोड़ी सी बैंड हो रखी है, तो वो वर्ड फेमस है। दी मीनार ऑफ पीसा, पीसा शहर का नाम है दोस्तों इटली के अंदर, और वहां की मीनार है। तो जो हिस्टोरिकल चीजें, फेमस चीजें, उनके साथ में दी का यूज करेंगे। अब कुतुब मीनार के साथ में होगा कि नहीं होगा, स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं। तो कुतुब मीनार एक ऐसा मॉन्यूमेंट नहीं है जिसके साथ में दी का यूज हो। इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। उसको तो पूरी दुनिया जानती है यार, कुतुब मीनार का तो कभी नाम ही नहीं आता। अब लूसेंट में ये दे रखा है, उसके साथ में दी, तो वो पहली बात तो वो ग्रामर नहीं है, वो गाइड बुक है, और किसी भी ग्रामर की बुक के अंदर वो उसमें उस मीनार के साथ में दी का यूज नहीं कर रखा है, तो वो गलत है, और ये चीजें सही हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास खत्म करते हैं, और फिर इस कहानी को जो दूसरा हमारा वीडियो होगा उसमें इसको फिर चालू करेंगे और स्टोरी को आगे ले जाएंगे। तब तक के लिए टेक रेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आप वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, ये आपका काम है, और मेरा काम पढ़ाने का है। तो मैं अपने बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ, और आपका काम आप करना। ओके, थैंक यू। Bell icon and never miss an update.